तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। तो एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं। ये रहा आपका हॉलो स्फीयर और एक ऐसा स्फीयर है तो थिन हॉलो स्फीयर है। एक ऐसा है भाई तो थिन हॉलो स्फीयर, ध्यान देना, थिन हॉलो स्फीयर। थिन हॉलो स्फीयर मतलब इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। ओके, और मुझे क्या करनी है, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है जो एक्सिस इसके डायमेट्रिकली पास हो रही है। मतलब वो एक्सिस जो इसके ठीक सेंटर से पास हो रही है, वो एक्सिस, मान लो ये सेंटर है तो वो एक्सिस जो इसके ठीक सेंटर से पास हो रही है, इसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है इस हॉलो स्फीयर का। अच्छा, मान लो ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हमने कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली, मतलब हर वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है वो डायमेट्रिकल एक्सिस होगा ना। तो यदि बात करें हम इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके ठीक सेंटर से पास हो रही है, ये रहा वो सेंटर, चाहे इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि ये भी सेंटर से पास हो रही है, ये भी डायमेट्रिकल एक्सिस है और ये भी डायमेट्रिकल एक्सिस है। और यदि बात करें इस एक्सिस की तो इनके अबाउट भी इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाली है, क्योंकि ये भी सेंटर से ही पास हो रही है। बात करें इस एक्सिस की तो इनके अबाउट ही इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगी जो इस एक्सिस के अबाउट आएगी, क्योंकि ये भी एक्सिस इसके सेंटर से ही पास हो रही है। तो इस स्फीयर का हर वो एक्सिस जो इस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है ना, उनके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाली है। ठीक है, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट निकालिए या इस एक्सिस के अबाउट या इस ये या ए, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालिए, सबके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाली है, क्योंकि सारे एक्सिस डायमेट्रिकल एक्सिस है। मतलब ये सारे एक्सिस वो एक्सिस हैं जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो पहली बात तो समझ गए आप। ओके, ये बात समझ लेना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक था। तो चाहे ये वाला एक्सिस हो या फिर यहां भी मैं एक ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये वाला एक्सिस हो, दोनों एक्सिस क्या हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सिस हो या फिर ए एक्सिस हो, दोनों एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री मास एज्यूम करेंगे। भाई हॉलो स्फीयर है तो इसका अंदर का पूरा पार्ट खाली है, ये 3D में है। जैसे वो बॉल आता है ना, फुटबॉल अंदर से पूरा खाली, वैसे ही। ठीक है, तो मास तो पूरा सरफेस पर आता है, अंदर में तो बिल्कुल खाली है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा मास एज्यूम कर लेंगे, एक एलिमेंट्री मास एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। ओके, और हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री मास का जो मास है ना वो क्या है? dm है। और इस स्फीयर का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। इस स्फीयर का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। और इस एलिमेंट का ये क्या है? एक एलिमेंट्री मास है, मतलब एक बहुत ही छोटा सा मास हमने एज्यूम कर लिया है, जिसका मास क्या है? तो dm है। ओके, देखो आप जानते हो ये तो 3D में, ये पूरा स्फीयर 3D में है, तो इनका कोऑर्डिनेट्स भी x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस पॉइंट मास नहीं, इस एलिमेंट्री मास का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स तीनों होंगे। हो गया ना? क्योंकि भाई ये पूरा स्फीयर एक 3D में है, फुटबॉल 3D में ही होता है ना, तो इनका कोऑर्डिनेट्स भी तीनों होंगे। कौन? x कोऑर्डिनेट भी इनके पास होंगे, y कोऑर्डिनेट भी होंगे और z कोऑर्डिनेट भी होंगे। x कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से x एक्सिस पर इसका इस एलिमेंट्री मास का क्या डिस्टेंस है। x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि भाई सेंटर से x एक्सिस पर इस मास का क्या डिस्टेंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां पर? x एक्सिस पर। ये रहा आपका x। ठीक है, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेंटर से y एक्सिस पर इनका डिस्टेंस क्या है? क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका y। ठीक है, इसी तरह से z एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उनका सेंटर से z एक्सिस पर इसका डिस्टेंस निकल जाएगी। ओके, मतलब इनका जो कोऑर्डिनेट है क्या है? x, y, z है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम ना,
कि सबसे पहले इस एक्स वाई और जेड को ही निकाल लेते हैं। एक्स क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मास डीएम, वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मास डीएम, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस, जो कि ये आया, जो कि ये आया, ठीक है। चलिए तो एक्स क्या होगा, तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, वो होगा अंडर रूट वाई है ना, तो क्या बच गया, एक्स और जेड बच गया, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि बात करें जेड की, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड है ना, तो क्या बच गया, दो एक्सिस बच गए, एक्स और वाई, तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इनको समझने के लिए ना आपको थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, ओके, कि भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बराबर कितना आया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट वाई बराबर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से जेड कोऑर्डिनेट जेड बराबर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको समझने के लिए आपको देखो ये रहा जेड एक्सिस, तो सेंटर से इस पर भी कुछ, इस जेड एक्सिस पर भी इनका कोई डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो इनको कैसे आया ये आपको थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप बस देखो बिल्कुल बिल्कुल आसान है, एक्स बराबर लिख देना क्या, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो ही बचा, एक्स को छोड़ दो, वाई और जेड बचा, तो उसको अंडर रूट में कर दो, वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उस तरह से जेड बराबर आ गया, जेड है ना, एक्स वाई बचा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना इस डीएम का क्या आया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से एक्स एक्सिस पर इसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, डीएम का। वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से वाई एक्सिस पर इसका डिस्टेंस, किसका, डीएम का। जेड कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर से जेड एक्सिस पर इसका डिस्टेंस, किसका, डीएम का। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि बात करें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम की, ये जो एलिमेंट्री मास डीएम है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है ना। तो यदि यही फॉर्मूला हम इसके लिए लिखें, इस डीएम के लिए लिखें, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी आई एक्स, क्या लिखेंगे, एम के लिए आई तो डीएम के लिए डी आई, तो इसी तरह से देखो एम के लिए आई तो डीएम के लिए क्या लिखेंगे, डी आई डी एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर द एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, डी आई एक्स इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां से लिखेंगे डी एम एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका यदि स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो डी आई एक्स कितना बचा, कितना आया हमारा, डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से तुम डी आई वाई निकाल सकते हो, वो कितना आएगा, डी एम, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उस तरह से हम निकालेंगे डी आई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एम, इनका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करूं, मैं यहां से मिटा रहा हूं। हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़िए, लिखिए डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर डी एम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दीजिए वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डीएम तो कॉमन हो जाएंगे ना, डीएम तो कॉमन हो जाएंगे, इनको जोड़िएगा, इनको सभी को जोड़िएगा, तो डीएम तो कॉमन हो जाएंगे और ब्रैकेट में हो जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ लेना आप, यही आने वाले हैं, ठीक है ना।
लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे तो राइट साइड को जोड़ेंगे ना, राइट साइड को जोड़ेंगे तो डीएम कॉमन हो जाएगी और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इन सभी को भी आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो डीएम लिखिए। देखो एक्स यहाँ पर 2 बार आया है, एक्स क्या है 2 बार आया है, तो क्या लिखोगे तुम 2x²। वाई भी 2 बार आया है, देखो वाई भी 2 बार आया है तो क्या लिखोगे 2y²। जेड भी 2 बार आया है, इनको भी आप लिखेंगे 2z²। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाएगा ना, तब क्या लिखेंगे 2dm, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। और ये देखो ये क्या है भाई dix प्लस diy प्लस diz, ये है ना, यहाँ भी dix प्लस diy प्लस di। चलो यहाँ एक स्टेप ये नहीं लिखेंगे, इधर देखो, अच्छा लिख दो dix प्लस diy प्लस diz। ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, मान लो ये रहा एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इसी तरह से जेड एक्सिस भी होगा इनका, इसी तरह से जेड एक्सिस भी होगा। ओके, अच्छा ये बताओ तीनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि तीनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही है इसलिए तीनों एक्सिस के अबाउट इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी ना वो सेम होगी, क्योंकि तीनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसलिए इन तीनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी इसका डीएम का चाहे पूरा स्फीयर का वो क्या होगी सेम होगी। तो हम मान लेते हैं डी आई एक्स बराबर डी आई वाई बराबर डी आई जेड तो होगा ही ना, क्योंकि तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं डी आई एक्स इज इक्वल टू डी आई वाई इज इक्वल टू डी आई जेड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि डी आई। ठीक है, इज इक्वल टू हम डी आई मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इन सभी की जगह पर डी आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी आई डी आई डी आई, तो क्या हो जाएगा टोटल 3di हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 2dm ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z²। ओके, सब मैं लिख सकता हूँ डी आई इज इक्वल टू 2/3 dm, डी आई इज इक्वल टू 2/3 dm ब्रैकेट में क्या है x² प्लस y² प्लस z²। अब ध्यान से सुनो, क्या करते हैं हम इसके सेंटर से इस एलिमेंट्री मास तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसके सेंटर से इस एलिमेंट्री मास तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब जानते हो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा आपका वेक्टर। ओके, ये हम मान लेते हैं क्या है वेक्टर आर है, ये क्या है वेक्टर आर है, इसको आप मान लीजिए ये वेक्टर आर है। चलिए वेक्टर ये क्या है वेक्टर आर है। ठीक है, यदि बात करें इस वेक्टर आर का कंपोनेंट के तो क्या हो जाएगी वेक्टर आर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा ना। मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई के जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, देखो ये वेक्टर चैप्टर में है, ठीक है ना। और यदि बात करूं मैं इसके मैग्नीट्यूड की, इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की, तो क्या होगी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे आर बराबर √x² प्लस y² प्लस z² लिख सकते हैं ना। यदि ये दोनों चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही है ना, इसका मतलब वो वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़े नहीं है। यदि आप वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़े होते हैं तो ये दोनों इजीली आप समझ लेते हैं। और इस दोनों को यदि समझना है कि कैसे आया तो प्लीज आपको वेक्टर चैप्टर वाला मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। आप जाइए उस वेक्टर चैप्टर को देखिए, आपकी वेक्टर पर पूरी 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 कमांड हो जाएगी। आप देखो तो सही, आई प्रॉमिस यू आपके वेक्टर पर पूरा कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो आर बराबर कितने आया √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। ये अंडर इधर आ जाएगा तो r² हो जाएगा ना। तो r² बराबर लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z²। ये देखो यहाँ भी क्या लिखी हुई है x² प्लस y² प्लस z², मतलब इन तीनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो r² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, यस लिखिए 2/3 dmr²। इन तीनों जगह पर हमने क्या कर दिया r² कर दिया। ठीक है, तो क्या आया आपका डी आई आया।
ये डी आई क्या है? द भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका है? इस एलिमेंट्री मास का है। आपको तो पूरे स्फीयर का मास चाहिए ना, सॉरी आपको तो पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, और हमने क्या निकाला? इस एलिमेंट्री मास का निकाला। ठीक है, तो पूरे स्फीयर का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम क्या करेंगे? इनको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इनको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, और जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं। इनको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके चलिए मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? i हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ i बराबर, जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लीजिए। तो 2/3 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे 2/3। ओके, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर कांस्टेंट कैसे है? आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये वेक्टर, ये जो हमने ड्रा किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यहाँ पे क्या है? तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, आर क्या है? तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, इसलिए ये कांस्टेंट है, क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट ही मानी जाएगी ना। ओके, तो आर बाहर निकल जाएगी। तो आपको इंडिकेट किसको करना है भाई? इस डीएम को इंडिकेट करना है। ओके, और आप जब इस डीएम को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा? मास ऑफ द स्फीयर ही मिलने वाली है, और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डीएम क्या है? इस स्फीयर का ही बहुत छोटे पार्ट का मास है। यदि ऐसा 10 एलिमेंट बनता है ना, तो 10 एलिमेंट के मास को जोड़ेंगे तो स्फीयर का मास निकल जाएगा। और यदि ऐसा 50 एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, तो उस 50 का मास जोड़ेंगे तो इस स्फीयर का मास निकल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कितना एलिमेंट इस पर एज्यूम किया जा सकता है, तो हम मानेंगे कि ऐसा इनफाइनाइट एलिमेंट इस पर एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्किल है, ठीक है, और इसको तुमको पॉइंट बनाने के लिए कह दिया जाए, तो तुम कितने पॉइंट बना सकते हो सकता है तुम 50 बनाओ, तुम्हारा दोस्त है वो 60 बना दे, तुम्हारा दूसरा दोस्त है वो 100 बना दे। जितना छोटा बिंदु बनाओगे उतना ही ज़्यादा बनेंगे। ओके, यही है, जितना छोटा तुम पॉइंट मास, जितना छोटा तुम एलिमेंट्री मास मानोगे ना, उतना ही इसकी संख्या बढ़ते चले जाएगी। इसलिए हमको नहीं पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्री मास हो गए, इसलिए हमने मान लिया कि इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्री मास हो गए। तो उनको ऐड करेंगे, इन सभी के मास को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर निकल जाएगी, जो कितना हमने एज्यूम किया है, तो कैपिटल एम एज्यूम किया है, तो क्या आएगी? आई बराबर क्या आ गई अपना? 2/3 एम आर। अच्छा ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, ये रहा स्क्वायर। आई बराबर क्या आ गई? 2/3 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ओके, आप जानते हो हर वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होगी, उनके अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होने वाली है। चाहे वो एक्सिस ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, हर वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी ना, वो आएगी आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो फिर से मैंने स्क्वायर छोड़ दिया, एम आर स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट इट। तो नंबर सेकंड में देखते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली। अब जानते हो जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाती है। तो एक स्फीयर लेंगे और उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे जो इसके टेंजेंट के पास हो रही है, मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक हो, किसी भी टेंजेंट से पास हो रही होगी। ठीक है, हमने इसको एज्यूम कर लिया, क्या हो रही है? टेंजेंट से पास हो रही है। कोई भी आप टेंजेंशियल एक्सिस ले सकते हो, आप ये लो, ये लो, ये लो, कोई भी टेंजेंशियल एक्सिस ले सकते हो। हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। तो इसके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? ये स्फीयर इस जैसे मान लो कि भाई ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ठीक है, और ये रहा टेंजेंशियल एक्सिस, और इसके अबाउट ये क्या कर रही है? स्फीयर ऐसे रोटेट कर रही है। तो इनके इस एक्सिस के अबाउट जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना, वो होगी आई इक्वल टू 5/3 एम आर स्क्वायर। जब आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका? ऑफ दिस स्फीयर, होलो स्फीयर, थिन होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है, थिन होलो स्फीयर है। थिन होलो स्फीयर मतलब, तो आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर है। एम क्या है? तो मास ऑफ द स्फीयर। एम क्या है? मास ऑफ स्फीयर। ठीक है, आर क्या है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर है तो इनके पास कोई ना कोई तो रेडियस होगी ना, यस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब बोलोगे सर इनको तो हमने प्रूफ ही नहीं किया। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक स्पेशल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ओके, और उस स्पेशल थ्योरम को हमने हमने पढ़ा नहीं है।
आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको अभी प्रूफ नहीं किया है। जब आप उस थ्योरम को पढ़ लेंगे ना तो आप इनको इजीली प्रूफ कर सकते हैं, और हो सकता है इसको क्वेश्चन के रूप में हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर। ठीक है, पढ़ाई मन लगा करते रहो, क्योंकि मन लगा कर पढ़ोगे ही तभी तुम कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, तो मन तन धन लगा करके पढ़ना जरूरी है। धन तो लगा देते हो, लेकिन मन और तन नहीं लगा पाते हो। तन को तुम सोने और खाने में लगा देते हो, मन को इधर उधर के बातों को सोचने में लगा देते हो। तो पढ़ाई तन मन धन से की जाती है। और धन तो तुम खूब लगाते हो ना भाई, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो यार, बड़े बड़े एकदम नामी किताब खरीद के लाते हो, ये वो बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हो कि भाई पढ़ाई करनी है, महंगे महंगे पेन, महंगी महंगी कॉपियाँ खरीदते हो ना, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो, बड़े बड़े टीचर से पढ़ते हो, भाई उनकी फी बहुत बहुत हाई है। तो धन तो लगा देते हो, लेकिन तन और मन नहीं लग पाती है। और सफलता पाने के लिए तन मन धन तीनों की जरूरत है ना। तुम धन लगा दिए, खूब लगा दिए, केवल धन से नहीं होने वाली है, तन और मन भी लगानी पड़ेगी। तन को तुम खाने पीने सोने में लगा दी हो, और मन को इधर के आलतू फालतू बातों को सोचने में लगा दी हो, तो तन मन धन से लगना पड़ेगा। धन लगा दिए, तन लगाना मतलब बैठ के पढ़ाई करो। बैठ के पढ़ाई करोगे ना, चेयर पर बैठ के, जहाँ तुमको बैठ के पढ़ना है वहाँ बैठ कर, जमीन पर बैठ के पढ़ो जहाँ पढ़ना है, तो वो लगाना वो हो गया तन लगाना। और मन लगाना मतलब पूरी ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं तन मन धन से काम करो। धन लगा दिए, तन भी लगाओ, भाई बैठ के पढ़ाई करो, उसको हो गया तन लगाना। और मन लगाना, पूरी ध्यान से पढ़ाई करो। अब कोई बच्चा होता है ना भाई, बैठ गया है, चेयर पर बैठ गया है और पढ़ाई कर रहा है, बट उसकी ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, तो उसने धन लगा दिया, तन लगा दिया, लेकिन मन नहीं लगाया, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको तीनों लगाने पड़ेंगे। धन थोड़ा कम भी है ना, तो यदि तन और मन पूरे लगा दोगे ना तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। जरूरी नहीं तुम महंगे महंगे टीचर के पास से पढ़ करके तुम अपनी सफलता लोगे, जरूरी नहीं तुम महंगे महंगे कॉलेज, महंगे महंगे कोचिंग में ही पढ़ करके तुम अपनी सफलता लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि तुमने पूरी यदि पूरी लगन से ना अपनी तन और मन लगा दिया ना, पूरी लगन से अपनी तन और मन को झोंक दिया ना, तो सफलता तुम्हारी है। कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे कोचिंग में जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े टीचर के पास जाने के लिए जिनकी फी बहुत हाई है। यदि तूने तन और मन लगा दिया ना, अब पूरे लगन से लगा दिया ना, और 100% लगा दिया ना, तब तुम्हारी सफलता भी 100%। ठीक है, और इस देश में, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास धन की बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन उसने अपने तन और अपने मन को पूरा झोंक दिया। उसने अपने तन और अपने मन को पूरा झोंक दिया, और उन्होंने बड़ी बड़ी सफलता भी हासिल की। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर कितने विद्वान व्यक्ति थे, है ना, मानते हो ना। वो कौन सी महंगी स्कूल और महंगी कॉलेज में गए थे, वो कौन से बड़े बड़े जिनकी फ़ी बहुत हाई थी उनके पास पढ़े थे, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था ना, और कितने बड़े विद्वान हैं, है ना। तो देखो, तुम्हारी टैलेंट महंगे कोचिंग पर बड़े टीचर जिनकी बहुत हाई फी है उन पर डिपेंड नहीं करती है, तुम्हारी टैलेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ओके, आपकी टैलेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। आइंस्टीन, उन्होंने अपने तन और मन को पूरा लगा दिया था। वो कौन सी महंगे इंस्टीट्यूट में, महंगे कोचिंग में, महंगे कॉलेज में पढ़ करके इतने बड़े साइंटिस्ट बने हैं, कौन से महंगे टीचर से पढ़ करके इतने बड़े साइंटिस्ट बने हैं। वो साइंटिस्ट बने हैं तो अपने सेल्फ इमेजिनेशन की वजह से। ठीक है, आप एल्बर्ट आइंस्टीन जानते हो ना, बस वो इतने बड़े, उनका नाम है ड्यू टू उनके सेल्फ इमेजिनेशन। वो स्वयं एक्सेप्ट करते इस बात को। जो व्यक्ति सेल्फ इमेजिनेशन नहीं कर सकता है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। सेल्फ इमेजिनेशन मतलब पूरे तन और मन को उन्होंने लगा दिया। तो यदि आप भी पूरे तन और मन को लगा दोगे ना, 100% तन और मन को लगा दोगे ना, तो सफलता तुम्हारी। चाहे तुम सेल्फ स्टडी ही क्यों ना करो, सफलता 100% तुम्हारी। यदि तन और मन तुमने 100% लगा दिया तो सफलता भी 100% तुम्हारी। ओके स्टूडेंट, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।